हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 30 मार्च 2023 के सारे बिहार करंट अफेयर्स तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होता है जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई या बिहार पुलिस के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप मेरे चैनल पे डेली देखिए दोस्तों, बिहार के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देर ना करें दोस्तों, चूंकि देखिए इसमें 6 अखबारों का निचोड़ मैं आपके लिए लेकर आता हूं, चाहे वो बिहार करंट अफेयर्स हो, चाहे वो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हो, सब में आपको बहुत सहायता मिलने वाला है। ठीक है, तो आप दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर करिए दोस्तों में जिनको नहीं पता है। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। 29 मार्च 2023 को पटना हाईकोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो देखिए, 29 मार्च 2023 को पटना हाईकोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में दोस्तों न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन ने शपथ लिया है। इनको राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर ने शपथ दिलाया है। ठीक है, पटना के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो संजय करोल थे वो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बना दिए गए हैं, जिसके कारण नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन को बनाया गया है। इसके पहले ये केरल के मुख्य न्यायाधीश थे। शपथ समारोह में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर थे, बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी शामिल रहे हैं, बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भी शामिल रहे और इसमें बिहार के महाधिवक्ता पी के शाही भी मौजूद रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 231 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। भारत में भी कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश का अमरावती में स्थित आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट देश का 25वां उच्च न्यायालय है। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट विश्व का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। भारत का पहला उच्च न्यायालय 1 जुलाई 1862 को कोलकाता में स्थापित किया गया था। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चामियर थे। स्वतंत्रता पश्चात पटना के उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश पंडित लक्ष्मीकांत झा बने। न्यायमूर्ति इंदु प्रभा सिंह पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी जस्टिस धनंजय जसवंत चंद्रचूड़ हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद इसे बढ़ाकर 34 कर दिया जाएगा। बिहार सरकार ने बिहार विश्वविद्यालयों के छात्रों के जारी होने वाले अंक पत्रों पर विद्यार्थियों के आधार कार्ड तथा उनके पिता का नाम अंकित करने का आदेश दिया है। देखिए दोस्तों, बिहार के जो अंक पत्र हैं उसको फर्जीवाड़े के कारण अभी एक मामला आया था दोस्तों, मैं बताता हूं। बिहार में जो पोस्टल ग्रामीण पोस्टल की विभाग की भर्ती थी उसमें बहुत सारे बच्चों ने नकली अंक पत्र बनाकर 100% मार्क्स बनवा लिए थे। तो सरकार ने पहल किया है कि जो विश्वविद्यालय से जो भी अंक पत्र जारी होंगे उसमें आधार नंबर तथा बच्चों के पिता का नाम अंकित रहेगा। बिहार में वर्तमान में 31 विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, जिसमें बिहार में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। बिहार पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2023 में बिहार में कितने देशी पर्यटक घूमने आए? देखिए दोस्तों, भारत के लगभग 17 लाख पर्यटक जो 17 लाख पर्यटक है वो भारत घूमने आए हैं। ठीक है, विदेशी पर्यटकों की अगर बात की जाए तो लगभग यहाँ पर 17 लाख पर्यटक, सॉरी दोस्तों, 19 लाख पर्यटक जनवरी 2023 में बिहार घूमने आए हैं। ठीक है, बिहार में आए हैं और 38,935 पर्यटकों ने बिहार का भ्रमण किया है। विदेशी पर्यटकों की संख्या जनवरी में 36,503 रही है। सबसे अधिक पर्यटक पटना में आए हैं। पटना में जनवरी में 6,35,412 घरेलू पर्यटकों ने भ्रमण किया है, जबकि 390 विदेशी पर्यटक पटना घूमने आए हैं। द्वितीय स्थान पर पर्यटकों के मामले में राजगीर है, तृतीय स्थान पर बोध गया है, चौथे स्थान पर नालंदा विदेशी पर्यटकों के मामले में रहा है। जल जीवन हरियाली अभियान को 3 वर्षों का विस्तार देते हुए 2022 से 25 तक बिहार सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है? तो 12,568 करोड़ की राशि जो है जल जीवन हरियाली अभियान 2022 से 25 के लिए दिया गया है। ठीक है, जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को हुई थी। बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष नेता विजय कुमार सिन्हा ने सरकार से जल जीवन हरियाली मिशन के खर्च की जांच की मांग की है। जल जीवन हरियाली अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण, वृक्षारोपण, किसानों की आय में वृद्धि तथा राज्य में बिजली की खपत को कम करना है।
बिहार सरकार ने बालू खनन की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया है। बिहार में 523 बालू घाटों और क्लस्टरों की नीलामी होनी थी, अब तक 254 की प्रक्रिया पूरी हो पाई है। दरभंगा जयनगर के बीच 54 किलोमीटर लंबी एनएच को 4 लेन बनाया जाएगा। इससे इससे बीच कौन सा, देखिए इन दोनों की, दरभंगा जयनगर के बीच कौन सा एनएच है, तो दरभंगा जयनगर के बीच दोस्तों एनएच 105 है, जिसका जो नया नाम है अब एनएच 105 को 527 बी के नाम से जाना जाता है। यह दरभंगा जयनगर सहित नेपाल को भी जोड़ता है, तो यह दो देशों को जोड़ने वाली एनएच है। एनएच 105 कही है, एनएच 527 बी कही है। एनएच 105 पूर्वी चंपारण से मधुबनी तक जाने वाली एनएच 104 को भी जोड़ता है। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 2222 शिक्षकों की बहाली की घोषणा की है। बिहार के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री अभी सुमित कुमार सिंह हैं। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में सम्राट अशोक जन्मोत्सव कार्यक्रम को सीएम ने संबोधित किया है। ठीक है, सम्राट अशोक जन्मोत्सव कार्यक्रम जो है दोस्तों 29 मार्च को मनाया गया इस साल। ठीक है, बिहार सरकार ने बताया है कि महान सम्राट अशोक की जयंती चैत माह में अष्टमी के दिन राजकीय समारोह के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। अशोक 273 ईसा पूर्व में मगध के राजा बने तथा लगभग 4 वर्ष बाद 2069 ईसा पूर्व में उनका राज्याभिषेक हुआ। कहा जाता है कि इनके पिता का नाम बिंदुसार तथा माता का नाम सुभद्रांगी था, जो एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक के अभिलेखों में अशोक को दिव्य नाम प्रिय कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक की सत्ता के 3 आयाम थे: सहिष्णुता, उदारता और करुणा। अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्तित्स बौद्ध भिक्षु की अध्यक्षता में हुई थी। अशोक के पिता बिंदुसार तथा माता सुभद्रांगी हैं। अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग युद्ध किया। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां पर जो रुम्नीदेही अभिलेख था, वहां पर रुम्नीदेही अभिलेख जो बुद्ध के जन्म के बारे में बताता है, उसकी पूजा की। लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त कर दिया गया। वहां का कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया, भू राजस्व कर। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। रुम्नीदेही अभिलेख बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेम्प ने पढ़ा था। टी फैंथलर ने 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों का पता लगाया था। भाब्रू के स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील से अशोक ने नहरें निकलवाई थी। जूनागढ़ के शासक रुद्रदमन ने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित सांची के स्तूपों को अशोक ने बनवाया था। शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा शिलालेख की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो ये अशोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। बिहार भाजपा के सह प्रभारी कौन बने? देखिए दोस्तों, बिहार भाजपा के सह प्रभारी जो है सुनील ओझा बनाए गए हैं। बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े हैं। भाजपा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हाल ही में सम्राट चौधरी को बनाया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। देखिए, भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। भाजपा की स्थापना शुरुआत में जनसंघ के रूप में हुई थी 1951 में, जिसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। जनता पार्टी की स्थापना 1977 से 80 में हुई। बिहार में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने तथा नए ग्रिड तथा सब स्टेशन बनाने के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? देखिए, पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत केंद्र सरकार 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और तत्काल 7801 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं इस योजना के लिए। गया, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया व दरभंगा में स्काडा सेंटर खोले जाएंगे। स्काडा सेंटर द्वारा बिजली वितरण की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग की जाएगी। स्काडा जो है का फुल फॉर्म सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन है। बिहार में कहां पर माता सीता जी की 251 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की जा रही है? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास समिति के सदस्य सीतामढ़ी पहुंचे हैं। सीता जी की जो 251 फीट की ऊंची प्रतिमा सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी में बनाई जाएगी, उसका निरीक्षण करने।
बिहार के 3,000 स्कूलों में मिड डे मील मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच कौन सी प्रयोगशाला करेगी? तो राज्य की एकमात्र NABL मान्यता प्राप्त खाद्य प्रयोगशाला जो है वो मिड डे मीलों की जांच करेगी। मिड डे मील में हमेशा शिकायत आती है कि खाना की क्वालिटी खराब है। स्कूलों का आदेश दिया गया है कि पहले हेडमास्टर मिड डे मील खाएंगे, फिर बच्चों को खिलाया जाएगा, लेकिन यह सिर्फ पेपर पर ही लिखा रह गया है। मोबाइल फूड सेफ्टी लैब रेंडम स्कूलों को सैंपल लेगा और उसकी जांच करेगा। देखिए दोस्तों, मध्याह्न भोजन जो योजना है ये 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निर्दिष्ट पोषण मूल्यों के साथ पका हुआ भोजन प्रदान करना इसका लक्ष्य है। यह योजना पहली बार मद्रास निगम द्वारा 1925 में लागू की गई थी। 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार ने इसे शुरू किया। इस योजना का नाम बदलकर मोदी सरकार में PM पोषण शक्ति कर दिया गया है। CNG बसें खरीदने पर बिहार सरकार ने कितना अनुदान देने की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने डीजल बसों को बंद करने का आदेश दिया है। तो डीजल बसों के बजाय जो CNG बसें खरीदेंगे उनको 30% या अधिकतम 7.5 लाख रुपए का अनुदान बिहार सरकार देगी। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। पटना मेट्रो के निर्माण के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, पटना मेट्रो के निर्माण के लिए जापान की एजेंसी जाइका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी 5509 करोड़ रुपए पटना मेट्रो को विकास के लिए दे रही है। 40 फीट ऊंचे पिलर पर मेट्रो पटना स्टेशन पटना में दौड़ेंगे। बिहार में सालाना प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति मछली की खपत कितनी है? देखिए, बिहार में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति मछली की खपत 7 kg है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति मछली की खपत 9 kg है। बिहार में 2021-22 में मछली का उत्पादन 7,62,000 टन हुआ है। बिहार में 67,000 टन मछलियां बिहार के बाहर से मंगाई जा रही है। लगभग बिहार में प्रति वर्ष 8,39,000 टन मछलियों की खपत हो रही है। बिहार में 67,000 टन मछलियां आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से मंगाई जा रही है। बिहार से 34,820 टन मछलियां नेपाल समेत रांची, गोड्डा, देवरिया में भेजी जा रही हैं। 1 अप्रैल 2023 को BPSC कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? BPSC का देखिए, BPSC की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, याद रखिए। BPSC के वर्तमान अध्यक्ष अतुल प्रसाद हैं। BPSC के सचिव रवि भूषण हैं। BPSC पर बनी एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी इसके अवसर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ठीक है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बिहार लोक सेवा के प्रथम अध्यक्ष श्री राजनधारी सिन्हा थे। तो याद रखिए दोस्तों, BPSC की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी और इस साल वो 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। बिहार में मानसिक बीमारियों में परामर्श करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कितने अस्पतालों में टेली मानस सेवा शुरू की है? तो 3 अस्पतालों में टेली मानस की सेवा 24 घंटे उपलब्ध कराई जाएगी। 60 काउंसलरों की तैनाती की जाएगी। टोल फ्री नंबर 14,416 या 180089144416 पर परामर्श लिया जा सकता है। ठीक है, तो हाल ही में विवान सुंदरम का निधन हो गया। वो पेशे से क्या थे? देखिए, ये मशहूर कलाकार, एक पेंटिंग कलाकार थे। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। किस राज्य सरकार ने गरीबों को शिक्षित करने के लिए राज्य के सभी गांवों में 450 करोड़ की लागत से 10,960 डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने की योजना बनाई है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने गरीबों को शिक्षित करने के लिए राज्य के सभी गांवों में 450 करोड़ की लागत से 10,960 डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने की योजना बनाई है। आंध्र प्रदेश का पहला डिजिटल पुस्तकालय कडप्पा में स्थापित होगा। आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S अब्दुल नजीर हैं। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा कितने चरणों में संपन्न होंगे? देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 10 मई को एक ही चरण में संपन्न किए जाएंगे। 13 मई को इसका रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। कर्नाटक विधानसभा में 224 सीटें हैं। चुनाव जीतने के लिए बहुमत का आंकड़ा 113 है। कर्नाटक की राजनीति लिंगायत व वोक्कालिगा समुदाय के वोटों के बीच सिमटी हुई है। लिंगायत और वोक्कालिगा की भागीदारी 27% है। कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार हैं और 2 निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल हैं। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है तथा निर्वाचन आयुक्तों की भी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति ही करता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। किस देश के ट्विटर अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है? तो पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं।
ऑस्ट्रेलिया के किसी भी राज्य में वित्त मंत्री बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के भारतवंशी राजनेता डेनियल मुखी जो हैं न्यू साउथ वेल्स के, ऑस्ट्रेलिया के एक प्रांत न्यू साउथ वेल्स के मंत्री चुने गए हैं। डेनियल मुखी ने गीता पर हाथ रखकर निष्ठा की शपथ ली है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारू की भूमि कहा जाता है, या मनुष्यों से ज्यादा कंगारू हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप तथा सबसे बड़ा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे शुष्क द्वीप में भी है शामिल है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से मादा शावक ने 4 चीता शावकों को जन्म दिया है। ऐसा 75 साल बाद भारत में किसी मादा चीता ने शावकों को जन्म दिया है। भारत में 1947 में चीतों को आखिरी बार देखा गया था। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद 100 या उससे अधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने हैं? तो देखिए दोस्तों, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, 35 वर्षीय लियोनेल मेसी जो हैं 100 गोल, अंतर्राष्ट्रीय 100 गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम ने चोटिल ऋषभ पंत की जगह किस खिलाड़ी को शामिल किया है? तो अभिषेक पोरेल को ऋषभ पंत की जगह दिल्ली कैपिटल्स ने शामिल किया है। किस आईआईटी ने दूध की शुद्धता की जांच के लिए 3D आधारित पॉकेट डिवाइस या पोर्टेबल डिवाइस बनाया है? तो दोस्तों आईआईटी जो है आईआईटी मद्रास ने, दोस्तों किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ऑप्शन में नहीं है, जान लीजिए। आईआईटी मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं ने 3D आधारित पोर्टेबल डिवाइस बनाया है जिसकी सहायता से 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लग सकता है। बीमा नियामक कंपनी इरडा ने बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए किस डॉक्यूमेंट को अनिवार्य कर दिया है? तो बीमा नियामक कंपनी इरडा ने बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट को अनिवार्य कर दिया है। इसके करने के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। पॉलिसी में बदलाव के नाम पर धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा। क्लेम के समय कंपनियां नाम गलत होने का बहाना नहीं कर सकती हैं। पॉलिसी फॉर्म में दिए गए विवरण तथा केवाईसी में अंतर होने पर कंपनियां जिम्मेदार होंगी। क्लेम के समय उपभोक्ताओं को कम समय लगेगा। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण तथा सुरक्षा की योजना बनाई है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी भारत में कहाँ पाया जाता है? देखिए दोस्तों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी है। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति मानी जाती है। यह राजस्थान तथा गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से यह एक है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल से प्रीपेड भुगतान उपकरणों का उपयोग करके किए गए मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर कितना प्रतिशत इंटरनेट चार्ज पेश किया है? तो यह ऑनलाइन व्यापारियों तथा बड़े व्यापारियों और छोटे व्यापारियों को किए गए 2000 ऊपर के रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 1.1% इंटरनेट चार्ज पेश किया है। एनपीसीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक खातों से बैंक खाते में यूपीआई भुगतान या सामान्य भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। भारत का कुल निर्यात कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर पार करके सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है? तो देखिए, भारत का कुल निर्यात 750 बिलियन डॉलर पार करके सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि भारत का कुल निर्यात 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है, जो अब तक का सर्वोच्च है। फरवरी में देश का व्यापार घाटा 17.43 अरब डॉलर था। कौन सा देश बांग्लादेश को सड़क, रेलवे और बंदरगाह परियोजनाओं के लिए 1.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? तो देखिए, जापान बुनियादी ढांचे तथा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश को 1.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद कर रहा है। जापान के पीएम फूमियो किशिदा हैं। राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा वहां की येन है। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना है। मुद्रा बांग्लादेशी टका है। राजधानी ढाका है और राष्ट्रपति वहां के शहाबुद्दीन चुप्पू है। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सिंह एसोचैम के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, और नए उपाध्यक्ष संजय नायर बने हैं। सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड के संस्थापक हैं। देखिए दोस्तों, अजय सिंह जो है स्पाइस जेट के सीईओ है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं अजय सिंह। ठीक है, एसोचैम जो है इनका गठन 1920 में हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। महासचिव इसके दीपक सूद है। भारत में अग्रणी व्यापार संघों में से एक है एसोचैम। गैर सरकारी, गैर लाभकारी संगठन है जो भारत में व्यवसायों के फलने फूलने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में काम करता है। एसोचैम का फुल फॉर्म एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है।
पहली G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो गांधीनगर गुजरात में आयोजित G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक 30 मार्च 2023 को आयोजित हो गई है। बैठक का उद्घाटन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा तथा संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान ने किया है। गुजरात के सीएम अभी भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। G20 जो ग्रुप है वो 20 वित्त मंत्रियों तथा सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का एक समूह है। G20 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। G20 सदस्य देश जो कुछ है मैं नाम बताता हूँ: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों देखिए, एग्जाम पास करना इन 20 देशों का पूरा इतिहास खंगाल जाइए, भारत से इनका कैसा संबंध है। आप बीपीएससी का निबंध का तैयारी करते हैं, इनके साथ भारत का G20 सदस्यों के साथ भारत का और इनका एक एक चीज, इनकी मुद्रा क्या है, भारत के साथ इनका संबंध क्या है, ठीक है, पूरा इतिहास और वर्तमान जो भी चल रहा है सारा खंगाल जाइए भारत का इसके इन देशों के साथ संबंधों में। एक्सिस सिक्योरिटीज के नए एमडी तथा सीईओ कौन बने हैं? देखिए, एक्सिस सिक्योरिटीज के नए एमडी तथा सीईओ जो है बने हैं दोस्तों, कौन है वो? प्रणव हरिदासन बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? प्रणव हरिदासन, एक्सिस सिक्योरिटीज के नए एमडी तथा सीईओ। देखिए, एक्सिस की स्थापना 1993 में यूटीआई बैंक के रूप में हुई थी, एक्सिस बैंक की। 2007 में इसका नाम बदलकर एक्सिस बैंक हो गया। मुख्यालय एक्सिस बैंक का मुंबई है और एक्सिस बैंक के एमडी तथा सीईओ अमिताभ चौधरी और एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी तथा सीईओ प्रणव हरिदासन बने हैं। केंद्र सरकार ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक योजना शुरू की है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की कुछ प्रमुख बातें हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 के दौरान इसके कार्यान्वयन के लिए 1037 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस योजना का लक्ष्य 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षरों को साक्षर बनाना है, यानी प्रौढ़ शिक्षा देना इसका उद्देश्य है। योजना का लक्ष्य वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल प्रदान करना है। भारत सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना जो है दिसंबर 2022 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य 1000 से अधिक स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना है। उद्देश्य रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए चरणबद्ध तरीके से मास्टर प्लान लागू करना है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ अनिल कुमार लाहोटी हैं। संयुक्त अरब अमीरात के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति जो हैं शेख खलीफा बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहयान हैं। इसके नए उपराष्ट्रपति शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान बने हैं। यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद इब्न रशीद अल मखतूम हैं। राजभाषा संयुक्त अरब अमीरात की अरबी है। राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा यहाँ का अमीरात दिरहम है। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए दोस्तों, पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग 136 से और भी खराब स्थिति में बढ़कर 144 हो गई है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अलग इंडेक्स है दोस्तों और पासपोर्ट इंडेक्स अलग है, दोनों दो रैंकिंग है। T20 फॉर्मेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो T20 फॉर्मेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बांग्लादेश के साकिब अल हसन बने हैं। उन्होंने 136 विकेट लेकर पहला स्थान प्राप्त किया है। ये आईसीसी में नंबर 1 ऑलराउंडर भी हैं आईसीसी के। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादकों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5400 करोड़ की लागत के 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली 7.2 मीटर हाई राइज वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल किस रूट पर शुरू किया है? तो ये दिल्ली जयपुर रूट पर शुरू किया है 7.2 मीटर हाई राइज वंदे मातरम ट्रेन का ट्रायल। कैप्टिव रोजगार पहल किस योजना के अंतर्गत शुरू की गई है? देखिए दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत कैप्टिव रोजगार योजना शुरू। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है? देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने इसकी शुरुआत की। इस अनूठी पहल में 19 कैप्टिव नियोक्ता, यानी कहने का मतलब जो उद्योगों के जो मालिक हैं, ठीक है, उद्योगों के मालिक है जो कैप्टिव नियोक्ता उनको बोला जाता है, जो 19 उद्योगों के मालिक हैं वो 31,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देंगे तथा अपनी या सहायक कंपनियों में उनको नौकरी भी देंगे दोस्तों। ठीक है, इन पे उन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
कैप्टिव नियोक्ता कोई भी नियोक्ता या उद्योग है जो उम्मीदवारों को प्रशिक्षित कर अपने स्वयं की कंपनी या सहायक कंपनियों में रोजगार प्रदान करेगा। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह वित्त पोषित है। 15 से 35 वर्ष के आयु के ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। 30 मार्च को मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस की थीम क्या है? तो 30 मार्च को मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस की थीम अचीविंग सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटली साउंड पार्टिकल्स ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 2023 के 21 के पुरस्कारों में विश्व भारती पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को विश्व भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन योजना के लिए 108 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? तो आसाम की बाढ़ प्रबंधन योजना को 108 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी गई है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। तो दोस्तों ये रहा 30 मार्च 2023 का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डेली आपको मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।